बच्चों, तो हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन की चर्चा चल रही है। उसी में एक आखिरी टॉपिक बस पढ़ना है आज अपने को, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। उस आखिरी टॉपिक से पहले मैं आपको कुछ एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at 1, 1 if v equal to x minus 3/x²। तो अब बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, क्योंकि ये देखो x का केवल फंक्शन है, तो x का केवल फंक्शन है, तो e क्या केवल x वाला बचेगा कॉम्पोनेंट, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई, यही बचेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डेल वी बाई डेल एक्स बताओ कितना होगा। यहाँ पे देख लो, डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा x का 1/x² का होता है इसका डेरिवेटिव, माइनस 3 टाइम्स 1/x² का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2/x³। तो ये हो जाएगा 1 + 6/x³ आई कैप। किस पॉइंट पे बोला है, एट 1, 1। तो 1, 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7I। 7I मतलब ये डायरेक्शन है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। देख लो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स्ड वैल्यू मतलब उस पॉइंट की तरफ आया है। ये सॉल्व हो गया। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बच्चों, मैं आपसे कहूँ कि एक ध्यान सोच के बताइएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपसे मैं पूछूं, एक पॉइंट ए है, ये लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। क्या वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर वी ए माइनस वी बी लिखने जाएंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जीरो है डिस्प्लेसमेंट, और खुद ही तुम देखो तो ये डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट का आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है ई डॉट डेल्टा आर, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। इनफैक्ट आप लोग एक बात देखो, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ए डॉट बी मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, 90 डिग्री है, वो तो जीरो हुआ। ए डॉट सी भी जीरो है, बी डॉट सी भी जीरो है। मैं कहूँ कि यही तीन नहीं, इनफैक्ट इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करो, सारे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब क्या, ये पूरी लाइन ही इक्वी पोटेंशियल लाइन हो गया। इस लाइन पे हर एक पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होगा। इक्वी पोटेंशियल मतलब सबका पोटेंशियल सेम होगा। क्या ऐसी बात होगी? हाँ बिल्कुल होगी। मैं अच्छा इतनी बात इमेजिन करो, 3D में सोचो। अब ये तो 2D में आपने सोचा पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल। 3D में इमेजिन करो कि ये पूरी लाइन्स है, समझो बहुत सारी लाइन्स हैं ऐसी जा रही, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैं बोलूँ कि ये प्लेन पूरा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इमेजिन करो ऐसे पूरी लाइन से इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, ऐसे ये प्लेन जो होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये जो बनेगा
ये प्लेन जो होगा, क्या ये प्लेन ही इक्विपोटेंशियल प्लेन बन जाएगा? क्योंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल प्लेन बन जाएगा। आप साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? लाइन। इमेजिन करो कि ऐसे देखो, ये है, ये सारे लाइंस हैं, ठीक है ना, बहुत सारी लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है सब, ठीक है। चलो ऐसे ही सोचो। अब मैं बोलूँ कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे, यानी आपको ऐसे दिखाई देगा तो क्या लाइन दिखाई देगा ये, और ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? पूरा प्लेन। तो क्या ये पूरा प्लेन ही क्या इक्विपोटेंशियल प्लेन बोला जाएगा? और इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट हम लोग समझते हैं किस टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो ये बात समझ में आ गया सबको, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो होगा वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो अ सरफेस ऑन विच एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम। एक सरफेस जिसके सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। अ सरफेस ऑन विच एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप सभी को कि भाई वो सरफेस जिसके हर पॉइंट का, सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। जैसे ये चल रहा है तो इसमें आप बात करो, ये प्लेन क्या बोला जाएगा? ये दोनों ही प्लेन कैसे होंगे? प्लेनर हैं, और दोनों क्या हैं? इक्विपोटेंशियल। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, तब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बना? प्लेनर, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ, एक बात समझ के बताना, एक पॉइंट चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाती हैं, एक बात सोच के बताइएगा आप लोग, इस जगह का पोटेंशियल, इस जगह का पोटेंशियल, ये पूरे स्फीयर में क्या हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा? क्योंकि सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं। सोच के बताओ, ये भी क्या होगा? ये पॉइंट चार्ज, ये लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? कांस्टेंट आपको पता होगा, इनफाइनाइट शीट। ये पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज अगर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? स्फेरिकल। याद रखिएगा ये सब बातें। चार्ज कितने टाइप के होंगे? पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज। कब देखो, पॉइंट चार्ज अगर है तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। एक बात और भी देखो, इंटरेस्टिंग बात समझो तो, कुछ ऑब्जर्वेशन। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, कहीं भी देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, चाहे यहां पे देख लो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा।
और इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने टाइप के होंगे? तो देखो, अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से बनने वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल। अगर शीट है, इनफाइनाइट शीट, क्योंकि इनफाइनाइट शीट में ही आपको पता होगा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी वजह से कैसा सरफेस बनेगा? इक्विपोटेंशियल, प्लेनर। साइड से आपको कैसा दिखेगा? लाइन। ठीक है ना। एक टाइप और बनता है, अगर आपका चार्ज कैसा हो? इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तब कैसा बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? आपको पता होगा सिलेंड्रिकल बनेगा। सोच के देखो, क्योंकि ये लाइंस बनेंगे ना, ऐसे चारों तरफ से लाइंस निकलेंगे ना स्फीयर में, जैसे ये है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चारों तरफ निकलेगा। तो अब इससे ये दूरी पे चारों तरफ देखो हर जगह बराबर आएगा ना, चाहे यहाँ स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। सरफेस कैसे रहेंगे? सिलेंड्रिकल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। कब? लाइन चार्ज में। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि लाइन चार्ज जो होगा उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। और इनफाइनाइट शीट की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना, वो कैसा बनेगा? प्लेनर बनेगा। 3 प्रकार के इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। पहला स्फेरिकल, प्लेनर और सिलेंड्रिकल। तो इस याद रखना, ये हमेशा के लिए कभी भूलना नहीं, इसको आगे भी बार बार यूज होता रहेगा। स्फेरिकल, प्लेनर और सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल कब बनता है? पॉइंट चार्ज की वजह से। इमेजिन कर पा रहे हो, पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल हर पॉइंट बनेगा एक स्फीयर। पॉइंट चार्ज से अगर एक फिक्स डिस्टेंस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम होगा, वो पूरा स्फीयर बना लेगा। लाइन चार्ज की वजह से सिलेंडर पूरा रहेगा जो इक्विपोटेंशियल बनेगा। और प्लेनर इनफाइनाइट शीट की वजह से बनेगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ इसका समझ लो, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बात तो हमें समझ में ही आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस हैव सेम पोटेंशियल। सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तीसरी प्रॉपर्टी कि अब खुद बताओ, जैसे मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर बन गया। ठीक है ना। आप ही ने बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस उसे कहते हैं जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं इसी सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेके चलूँ ए से बी, तो वर्क डन बाय मूविंग ए टू बी वो कितना होगा? 0, क्योंकि फोर्स कैसा है? परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो परपेंडिकुलर है, फोर्स हमेशा कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट उसके फोर्स के परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा रहेगा आपका? वर्क डन 0 आएगा। ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि एक जगह से इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज़ 0। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये सब तीनों, इसको याद रखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पॉइंट याद रखने वाले प्रॉपर्टीज है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू
इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहली बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी, इलेक्ट्रिक, ये हम बहुत पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातों पे बेस्ड अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सरफेस देख के आपको पहचान में आना चाहिए कि किस टाइप का वो सोर्स रहा होगा, आसपास जो चार्ज होगा वो कैसा होगा। मैं आपको अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दूं, ऐसे सरफेस दिए हैं 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पे इस तरह का दिया है। अब ये कोई कहेगा कि ये सरफेस कैसा है, ये तो लाइन है। तो मैं आपको बताया था कि लाइन आपको दिखेगा, यानी सरफेस ऐसे पूरा निकला हुआ है बाहर तक। ये आप जैसे आप देख पा रहे होंगे तो वो लाइन दिख रहा होगा, जैसे ये है, ऐसे रहा होगा। तो ये आप ऊपर से देखोगे तब तो सरफेस दिखाई देगा, ऐसे देखो रहे। तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है। तो एक बात सर, इक्विपोटेंशियल सरफेस देख के आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन सा सोर्स रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि ये सरफेस कैसा दिख रहा है आपको, ये सरफेस अपने को दिखाई दे रहा है कैसा, प्लेनर। सरफेस कैसा दिखाई दे रहा है, प्लेनर। तो प्लेनर कब बनता है, प्लेनर बनता है सर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी रहा होगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी यूज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सबको क्लियर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो यार, कहीं से भी देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 10 का। यहाँ से यहाँ तक चलो, चाहे यहाँ से यहाँ तक, चाहे जहाँ से जहाँ चलो। हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितने का ड्रॉप, 10 का। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है, 0.2 का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 10/0.2, तो ये 50 वोल्ट पर मीटर। वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 50J, देख लो, ठीक है। अब बस कुछ करना नहीं है, अब इसी लाइन को, लाइन चार्ज को ही दिखाने का गणित, आसान सा गणित है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करा दे। मैथ्स आपको फिर से वही आपको पूछा जाए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको मान लो ऐसे दिया हो कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों मान लो आपको ऐसे दिया है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट। ये 0 0, 1,0, 2,0, 3,0। चलो बताओ अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो कई बार क्या होता है कि हमें बताना तो है ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, ये एक एंगल तो देना पड़ेगा अपने को। तो चलो एंगल ले लो कुछ 45 डिग्री, ये भी कैसा होगा
45 डिग्री एंगल देना पड़ेगा। चलो दे दिया। अब बच्चों मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताना है, तो अब सोचो ज़रा, प्लेनर सरफेस दिखाई दे रहा है सबको, ऐसे पूरा होगा अंदर की तरफ। प्लेनर सरफेस है तो प्लेनर सरफेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर ऑलवेज ट्रोल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब जो ऐसे चल रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब मुझे ये डिस्टेंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, इनके बीच का ये डिस्टेंस चाहिए। अच्छा ये डायरेक्शन कोई देख के बता सकता है? वेक्टर पढ़े हो आप लोग बहुत ज़्यादा, तो ये डायरेक्शन, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना चाहूँ मैं, तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? 45 डिग्री है ये, तो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका पता होता है ना, इसको 1 यूनिट मान लो और कंपोनेंट कर लो, तो बन जाएगा -i + j/√2। ये डायरेक्शन दिख रहा है सबको ना? यूनिट वेक्टर लिखने आता है सबको? ये यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब ये जो d होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको निकालना है। तो ये देखो ये 45 डिग्री दिया है और ये डिस्टेंस 1 मीटर दिया है। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, तो ये d की वैल्यू कितना होगा? 1 cos d को लिख सकते हो 1 cos 45 यानी 1/√2। अब आपको मैं बोलूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? 10 = E × 1/√2, E की वैल्यू 10√2। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो मैग्नीट्यूड 10√2 इंटू डायरेक्शन -i + j/√2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो -10i + 10j। बोलो भाई, ये बात सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं है? ठीक है, तो जैसे देखो बात समझो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब कोई कष्ट होना नहीं चाहिए इस टाइप